कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षाओं में हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, छंद के बारे में जानकारी ली थी, है ना। इस प्रकार से शिक्षण विधियाँ पढ़ते हुए हमारा अध्ययन कंटिन्यू चल रहा है। और शुरुआत में ही हमने एक प्रश्न पत्र के विषय में बात करी थी कि हम प्रश्न पत्र के एडवांस प्रारूप को देखेंगे। कैसे? जैसे देखो, हर बार पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और हमारी अप्रोच क्या होती है, हम पुराने पेपर देख करके एक अप्रोच बनाते हैं कि हाँ इतना सा आएगा, लेकिन 2 कदम पेपर सेटर वो आगे बढ़ जाता है, जो बढ़ना स्वाभाविक है ना। इसलिए हमने वादा किया था कि हम कुछ एडवांस अप्रोच लेके चलेंगे इस बार। और आपकी परीक्षाओं की तिथि भी आ गई है और समय आपके पास पर्याप्त है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, एक क्वालिटी स्टडी करें, है ना, एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन करें तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, उनको सुअवसर में बदलने का मौका है। सिर्फ और सिर्फ गुणवत्तापूर्ण अध्ययन होगा तभी ये कर पाएंगे आप। और मैंने पेपर जो था उसके एडवांस वर्जन के बारे में बात कुछ यूँ की थी। हमने बात करी थी कि चलो अपन 2010 की बात करते हैं। 2010 में क्या था? 2010 में जैसे पेपर सेटर और आप परीक्षार्थी सब एक लाइन में खड़े थे ना, यहाँ और यहाँ, सबकी बेस लाइन यही थी। लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ, पेपर सेटर है वो यहाँ पहुँच गया और आप हैं वो यहीं पर लुढ़क रहे हो भी, है ना। आपसे 10 कदम आगे चला गया पेपर सेटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पेपर सेटर ने जो एडवांस अप्रोच बनाई है ना, वो आप ही ने सिखाया उनको, आप ही के पुराने पेपर देख करके। और वो हर बार नया कुछ करने का प्रयास करते हैं और 10 प्रश्न हैं वो नए आ जाते हैं। और नए प्रश्नों में जो विद्यार्थी हैं वो जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा वो उलझ जाते हैं और उनका सिलेक्शन है वो थोड़ा सा नहीं हो पाता, वंचित रह जाते हैं। तो इन स्थितियों के लिए निपटने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि इस बार हम कोई चांस नहीं लेंगे। इस बार इतने मौके हमारा कहीं ना कहीं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चर या फिर डिपार्टमेंटल 2nd, 1st ग्रेड, कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि एग्जामिनर कितना एडवांस जा सकता है ना, उस बारे में अभी से विचार कर लें। क्योंकि पढ़ना तो है ही, किताबें अपने पास वही है, बस नज़रिया थोड़ा सा उस टाइप का होना चाहिए अपना ना। बहुत सारी बातें हैं जो अपने सामने से अपन स्किप कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते। उन्हीं लाइनों में से बात है जो अपन ध्यान नहीं दे पाते और वहाँ से पेपर सेटर उठा लेता है। फिर अपन देखते रह जाते हैं, यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन मैं याद नहीं कर पाया, मेरा ध्यान नहीं गया। ऐसे अपने पास एक्सक्यूज़ होते हैं बाद में। तो इस बार वो एक्सक्यूज़ नहीं हो, इसलिए हम आपस में मिलकर के प्रयास करेंगे। कुछ मैं प्रयास करता हूँ, कुछ आप प्रयास करो। और एडवांस वर्जन क्या हो सकता है पेपर का, ना, पिछले सालों से कितने 2 कदम आगे बढ़ सकता है एक पेपर सेटर, उस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये मेरे प्रश्न बनाए, इनको आप ध्यान से सुनो, है ना। अभी आप प्रश्नों की अप्रोच पर ध्यान दो सिर्फ, है ना, बाकी चीज़ें दिमाग से निकाल देना आपकी क्या है। सिर्फ प्रश्न की अप्रोच देखो कि ऐसा ऐसा डायनेमिक गतिशील प्रश्न आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी से उसके लिए तैयार हो जाऊं। पाणिनि व्याकरणे कति अक्षर संभावनाएं, आप जानते हो कि इसको वर्णन संभावनाएं भी कह सकते हैं, अक्षर संभावनाएं भी कह सकते हैं ना, और माहेश्वर सूत्राणी भी कह सकते हैं ना। तो आप इन तीनों नामों से परिचित होते हो। मैंने इसलिए बनाया ये, मैंने संख्या ज्ञान की जो क्लास ली थी इसमें मैंने बताया था कि एक तो चतुर्दश, एक होता है चतुर्दशय, है ना। देखो इसमें फर्क है, अगर पहले ऑप्शन में चतुर्दशय आ जाए और 4th में चतुर्दश आ जाए तो आप क्या करते हो, अति उत्साह में, है ना, अति उत्साह में परीक्षा में ये करके आ जाते हो चतुर्दश वाला, जो कि एकदम से गलत हो जाता है ना। वो संख्या ज्ञान जो ज्ञान वाली मेरी क्लास है उसमें आपको अच्छे से बताया था कि इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये कर दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। आपको करना ये है, अब इसके लिए क्या करना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है लास्ट तक, फिर चारों विकल्प देखने, अति उत्साह नहीं दिखाना। ये मामला परीक्षा का होता है, टाइम पर्याप्त होता है ना। हम पर्याप्त टाइम होते हुए भी जल्दीबाजी में कुछ गलत कर ही देते हैं ना, तो ये नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, चतुर्दश है और चतुर्दश में क्या अंतर है ये तो मेरे संख्या ज्ञान वाले वीडियो में देखना है। अभी आपको ये है कि अगर ऐसी स्थितियां हो तो आपको बचना है हर संभव तरीके से, ठीक है।
उसके बाद में है वर्णस्य मुखोच्चारणम प्रयत्नम चास्ति। देखो अब तक जो प्रश्न आए हैं वो या तो उच्चारण स्थान पूछा है, या अभ्यंतर प्रयत्न पूछा है, या बाह्य प्रयत्न पूछा है ना, अलग अलग पूछ लिया, ठीक है। अगर उनको एक साथ पूछ ले तो क्या करेंगे, उस स्थिति में याद आप सबको होगा, ये कोई आपके लिए कठिन नहीं है। बट क्या होता है उस समय जब अचानक नई चीज़ मिल जाती है ना, कोई नया पैटर्न मिल जाता है, तो अपन थोड़ा बिखर से जाते हैं, और बिखराव में फिर क्या है, तनाव की स्थिति में अपन डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ें आते हुए भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे है वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया, तो इसमें उच्चारण स्थान आप देखते हो कंठ है। कैसे मैंने है को बोला है बोलते हैं मेरे मुंह में कंपन हुआ है, सॉरी गले में कंपन हुआ है, गले में कंपन होता है, मैंने तय किया कि है ये तो कंठ है, तो मैंने कंठ देख लिया। फिर अब मैंने पढ़ा था कि अभ्यंतर प्रयत्न में क्या था, ऊष्माणाम ईषद विवृतम, तो ये ईषद विवृतम हो गया ऊष्माणाम, ठीक है ना। उसके बाद में घोष और महाप्राण, जब मैंने बाह्य प्रयत्न पढ़ाए थे ना आपको, तो बहुत अच्छे से बताया था कि विवार क्या होता है, श्वास क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है ना, संवार नाद क्या होता है, इनके शीर्षक जो हैं इनका मतलब क्या है वो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया आपको, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक खास बात बताई है मैंने ये कहा कि जो ये है इसकी एक विशेष स्थिति बनती है। वैसे ये ऊष्म वर्ण है ना, लेकिन ये ऊष्म वर्णों में 3 जो सहकार हैं ना, वो विवार श्वास अघोष में रहते हैं, और जो है ये संवारनाद घोष में रहता है। वैसे ऊष्म वर्ण है वो चारों एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनसे अलग हो जाता है तीनों सहकार से, तो ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया। आप थोड़ा सा उसको टेबल को देखना, आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ ये ऊष्म वर्ण है, 3 इधर है 1 इधर है, तो इसको आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इसलिए मैंने ये बनाया। और इस अप्रोच को थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर संयुक्त रूप से ऐसा आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से हैंडल कर लूँगा, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में उरण रैप्रय सूत्र आदेशा भवती। उरण रैप्रय सूत्र से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, और इससे क्या होता है, इससे क्या कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है ना, तो आप क्या करते हैं गुण संधि में अध्ययन गुणा पढ़ लेते हैं, आदि गुणा पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या होता है ना। तो ऊ स्थानीय अनादेश है, उरण स्थानीय रैप्रय, इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको इसको विशेष रूप से देखना है। कहने का मतलब है जब आप संधि पढ़ते हो तो संधि के हर एस्पेक्ट को आपको ध्यान से देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो, आज्ञाकारिता इति पाठ शिक्षण समय धौम्य आरुणि प्रसंगेन शिक्षको विषय वस्तु बोधयति एतत् दृष्टांत से प्रकारो अस्ति, है ना। देखो क्या होता है कि आपका एक तो उदाहरण होता है, एक दृष्टांत होता है, ठीक है ना। सामान्यतः अपन क्या करते हैं, उदाहरण हर चीज़ में उदाहरण के लिए उदाहरण का नाम लेते हैं, लेकिन अपन जो उदाहरण जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें कुछ दृष्टांत होते हैं ना। तो यहाँ पर ये पूछता है कि दृष्टांत का प्रकार कौन सा है, तो अपन जब व्याख्यान कौशल पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में, इनको बहुत डिटेल से देखेंगे, दृष्टांत को, उदाहरण क्या होता है, दृष्टांत क्या होता है। और ये दृष्टांत और उदाहरण में सामान्यतः समझ ये बनानी है, जैसे जब आप बहुत सारे आपके सर हैं, वो आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एक ही बात को पुष्ट करने के लिए वो दूसरी बात कहते हैं ना, एक सुंदर सी सजीव सी कहानी आपके सामने पेश करते हैं। और ये उनका तरीका होता है कि वो कहानी होती है, लेकिन वो इतने संजीदा तरीके से आपको सुनाते हैं कि आपको फील होती है, आपको पात्र हैं वो चलते हुए नजर आते हैं ना। ऐसे कई सर हैं, आप यूट्यूब पर देखते हो ना, बड़े मज़े से कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो जो कहानी सुनाते हैं ना, वो सुनाने से पहले सर कहते तो हैं देखो इसको ऐसे समझो उदाहरण के लिए, वो उदाहरण नहीं होता, वो क्या होता है, दृष्टांत होता है ना। तो ये दृष्टांत और इसका उदाहरण को अपन शिक्षण विधियों में बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसमें क्या है कि मुझे 8वीं क्लास में आज्ञाकारिता पाठ पढ़ाना है ना, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आज्ञाकारिता जो ओबीडियंस है ना, इसका इंपॉर्टेंस बच्चे समझ जाएं, इसका महत्व समझ जाएं। और जब ये बच्चे के जहन में ये बात चली जाएगी कि हाँ यार ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता ये बहुत ज़रूरी है जीवन में, तो उनका जो चरित्र है ना, वो उनका व्यवहार परिष्कृत हो जाएगा। तो उसके लिए मैं धौम्य आरुणि जो अपनी कथा है वो सुना दूंगा, तो इससे बच्चा बड़ा मोटिवेट होगा ना, और बच्चा इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन अपने शिक्षण के समय ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखो आज्ञाकारिता और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, बात एक ही है, तो ये प्रासंगिक दृष्टांत हो गया है ना। इस तरीके से तुलनात्मक क्या होता है, रोचक क्या होता है, वो मेरी शिक्षण वीडियो की जो वीडियो है उनमें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा प्रश्नों की जो गतिशीलता है ना, जो गत्यात्मकता डायनेमिक है जो प्रश्न, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद में देखो आप, शिक्षण से प्राचीन परीक्षा पद्धति अस्ति। इसमें क्या होता है कि शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है, शिक्षण से प्राचीन परीक्षा पद्धति कौन सी है ना,
परीक्षा पद्धति पूछा। अब अपन परीक्षा में क्या करते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं शिक्षण की प्राचीना और व्याख्यानम कर देते हैं, जबकि पूरा प्रश्न होता है वो पढ़ते नहीं है अपन, है ना। तो वो यहाँ पर परीक्षा पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है प्रश्न को पूरा पढ़ना है ना। शिक्षण से प्राचीना ना, प्राचीना समझते ये नहीं कि वो प्राचीन विधि पूछ रहा है ना, वो परीक्षा भी पूछ सकता है। तो आपको इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये मैंने इसलिए क्योंकि मैं खुद इसको गलत करके आया था ना, कभी मेरे ज़माने में मैंने परीक्षा दी थी तो मैं इसको गलत करके आया था। मैंने बस शिक्षण से प्राचीन ना परीक्षा पद्धति वो विधि पूछता होगा तो व्याख्यानम कर दिया। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इनके उत्तर मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उत्तर बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अभी आप, मेरा मकसद है कि अपन प्रश्नों का एडवांसमेंट देखते हैं कि कितने संवर्धित प्रश्न आ सकते हैं ना, पिछले सालों से कितना 2 कदम आगे बढ़ सकता है पेपर सेटर ना, वो समझना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय सामूहिक शैक्षणिक भ्रमण माध्यमेन शिक्षण प्रक्रिया प्रचलति अध्यापक केन शिक्षण सूत्रम अनुसृत्य पाठितुम इच्छति, है ना। जैसे अपने हिस्टोरिकल टूर होता है बच्चों का, अपन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, ताजमहल दिखाते हैं, लाल किला दिखाते हैं, है ना, जो भी दिखाते हैं अपन बच्चों को। शैक्षणिक भ्रमण होता है तो कोई न कोई तो शिक्षण सूत्र होगा जिसको फॉलो करने के लिए अपन ये सब करवाते हैं ना। आपने शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, लेकिन उनका क्या अप्लाइड फॉर्म भी आपको याद करना है कि हाँ इसका अप्लाई फॉर्म में क्या है। तो इसमें देखो, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब पूर्ण से अंश की ओर, है ना। तो इसमें प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, ये शिक्षण सूत्र है। क्योंकि एक अच्छे टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो हर एंगल से बच्चे को पढ़ाए ताकि अधिगम प्रभावशाली हो, बच्चा क्लास में बैठे बैठे सीख जाए और आपकी जय जयकार हो जाए। ये ऐसे संभव नहीं है केवल किताब का आदर्श वाचन करने से, अनुवाचन करने से तो होगा नहीं। इसके लिए अपन हर चीज़ के लिए एक शिक्षण सूत्र हमें साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने दिया है, तो उनको फॉलो करेंगे ना अपन, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, आसान हो जाती हैं और आप एक अच्छे शिक्षक बन जाते हो ना। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, एक बार आपने कोई हिस्टोरिकल मोमेंट दिखा दिया तो बच्चों ने देख लिया, फिर उससे संबंधित पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चा जिज्ञासु हो जाएगा ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है ताकि आप इसको फॉलो कर सकें जीवन में। आगे देखो, संस्कृत भाषा अस्ति, तो संस्कृत भाषा कैसी है, कई बार प्रश्न आया है। संश्लेषणात्मक है ना, आप जानते हो कि संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है, क्योंकि जब हिंदी वाले सर हैं वो स्वर बोलते हैं तो सारे स्वरों का उनको वाचन करना पड़ता है, वो व्यंजनों को, सारे व्यंजनों को बोलते हैं। लेकिन संस्कृत वाला सिर्फ अच बोलता है, हल बोलता है ना, वो अध्ययन गुण बोलता है, इतने से गुण संधि का काम हो जाता है ना। तो आप समझ रहे हो कितनी संश्लेषित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप ध्यान रखना है, आया हुआ है कई बार। पाठ योजना भवति अस्माकं कृते, हमारे लिए पाठ योजना होती है अनुशासन प्रदायिका, उत्साह प्रदायिका, सौम्यता प्रदायिका, आत्मविश्वास प्रदायिका। देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन सारे सही हैं, है ना। ये भी एक पक्ष होता है पेपर में। आप देखोगे पुराने पेपर तो आपको लगेगा यार विकल्प तो चारों ही सही हैं, तो मैं क्या करूं। तो देखो चारों में भी एक बेस्ट होता है ना। पेपर सेटर उम्मीद करता है आपसे कि आपकी समझ इतनी अच्छी बन गई कि आप चार सही चीज़ों में भी जो बेस्ट है उसको चुन लेंगे ना। तो अनुशासन, पाठ योजना हमारे लिए उत्साह, आत्मविश्वास, इससे भी ज़्यादा बेटर है कि अनुशासन प्रदान करती है। किस प्रकार का अनुशासन, टीचर के लिए अनुशासन होता है कि हर चीज़ को वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने रखेगा और बच्चों में भी अनुशासन हो जाए, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर उधर की बातों करने में। वो स्टेप बाय स्टेप अपना आदर्श वाचन करेंगे शिक्षक, उसके बाद उनको अनुवाचन करना है, काठिन्य निवारण होगा ना। इस तरीके से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक स्टेप आएगी जब आप चार्ट दिखाएंगे, ग्लोब दिखाएंगे, आप मॉडल दिखाएंगे, तो बच्चों में जिज्ञासा बनी रहेगी। तो इससे क्या, क्लास का अनुशासन रहेगा। तो इस तरीके से बेस्ट आंसर चुनने की भी आप में कला होनी चाहिए। ये तो आरपीएससी का पेड क्वेश्चन है। ये तो हर बार ही आता है कि जो चारों कौशल हैं भाषा दक्षता को प्राप्त करने के लिए उनका क्रम क्या है ना। आपको ये क्रम याद रखना, आपको याद है, इसमें कोई ज़्यादा मुद्दे वाली बात नहीं है। उसके बाद में चर प्रत्याहारे के वर्णा संति, चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण, आप सबको पता है चर में, है ना। रेट वाले थोड़े से देख लेंगे इसमें, लेकिन मैंने चर इसलिए सुना क्योंकि चर प्रत्याहार आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, तो आप बना के देखना इसको, चर को, है ना। इस तरीके से प्रत्याहार में जो थोड़े से जटिल टाइप के है ना, उनको थोड़ा विशेष रूप से देख लेना ताकि परीक्षा में उस तनाव में, उस जल्दबाजी में कोई प्रश्न आपका गलत ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है, थोड़ा से प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो इसमें क्या है, संस्कृत की टाइपिंग है थोड़ी सी मुश्किल सी होती है, आप जानते हो ना।
बार बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद में भी वो कर ही देता है गड़बड़। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ऐसा इश्यू मत बनाना कि गलती लिख दिया ना। वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो सही है और आप समझ भी रहे हो कि हाँ ये है ना। संस्कृत की टाइपिंग करने के लिए वैसे सामान्य तक कोई तैयार भी नहीं होता, तैयार होता है तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना। स्वरित वर्णस्य आदितो अर्धम बोध्यम, जो स्वरित वर्ण है ना उसका प्रारंभिक कहलाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि स्वर हैं वो उनके 3 भेद होते हैं, कालकृत होता है, स्थानकृत होता है, नासिकाकृत होता है। तीनों भेदों को मिला करके मैंने ये कहा था कि 18 प्रकार का होता है ना। री कितने प्रकार की होती है, री के कितने प्रकार हैं और ई के कितने प्रकार हैं, ये सब आपको मैंने उसमें जो वीडियो है में संज्ञा प्रकरण के उसमें बहुत डिटेल से बताया था आपको ना, है ना। और री और री के दोनों के आपस में सवर्ण संज्ञा होने पर कितने, ये सारा डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन ये सामान्य प्रश्न है, हर बार आ चुके हैं। अगर पेपर सेटर 2 कदम आगे बढ़ाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया आप कहते हो कि स्वरित जो होता है स्वर वर्ण स्वरित, उसमें आप कहते हो कि ये उदात्त और अनुदात्त का मिक्स रूप होता है। ये इसका उदात्त है, ये अनुदात्त है, इसका मिक्स रूप इस स्वरित होता है। तो मुझे ये बताओ कि इस मिक्स में कितना उदात्त है कितना अनुदात्त है ना। तो इस लाइन का मतलब है कि स्वरित का जो प्रारंभिक आधा भाग है ना वो उदात्त होता है। तो थोड़ा सा ये डायनेमिक प्रश्न बन जाता है, एक पीढ़ी अगली का ना, जैसे 4G है 5G है, तो ये 5G वाला मामला है। तो थोड़ा सा आप फर्स्ट ग्रेड देंगे, संस्कृत विभाग की भर्तियाँ में बैठने वाले हैं, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप कर लेंगे तो फिर कोई चीज़ बचेगी नहीं, है ना। जो 1-2 प्रश्नों से आप परीक्षा में वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन से, तो वो संभावनाएं फिर खत्म हो जाएंगी, है ना। इन चीज़ों को जब पढ़ रहे हो आप, उदात्त अनुदात्त स्वरित को पढ़ रहे हो, तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये कह रहा है कि उदात्त और अनुदात्त का मिश्रित रूप स्वरित है, तो मैं इसको देखूँ तो शुरू कितना मिश्रित है, कौन सा कितना मिला हुआ है ना। ये थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटिव थिंकिंग होगी तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद में किरातार्जुनीयम कुतः गृहीत है। किरातार्जुनीयम कहाँ से लिया गया? देखो हर कोई नाटक है, महाकाव्य है, उसकी एक उपजीव्यता होती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो समीक्षक कहते हैं कि ये महाभारत से लिया गया है। उसके बाद में कुछ समीक्षकों ने कहा कि ये पद्म पुराण से भी हो सकता है, कुछ ने कहा कि बौद्ध कथा है उससे लिया गया है। तो लेकिन जो सबसे उपयुक्त है ना, जिस पर समीक्षक लगभग सहमत हो जाते हैं ना, वो एक अपना अंतिम निर्णय होता है, अंतिम उत्तर होता है। तो वो सब आपके लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास एक टेबल होनी चाहिए कि आप जब महाकाव्य पढ़ते हो तो ये जरूर देख लेना कि इसकी उपजीव्यता क्या है, इसके सोर्स क्या है ना। जिस भी राइटर लेखक ने महाकाव्य ने लिखा है तो ये लिखते समय उन्होंने अपनी परिकल्पना से इसको सुंदर तो बनाया ही है, लेकिन ये मूल सोर्स इसका कहाँ है, तो ये सब आप पढ़ते टाइम आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसकी उपजीव्यता क्या है। उसके बाद में है माढ़व्य विदुषको 80। विदूषक से संबंधित जो प्रश्न है वो हर बार आता है, 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, इस बार भी मिलेगा। तो आप नाटक पढ़ते हो, पहले उसकी उपजीव्यता लिख लो, उसके बाद में उसका नायक लिख लो, नायिका लिख लो, उसके बाद में उसके विदूषक लिख लो ना। विदूषक क्या होता है कि नायक नायिका के बाद वो तीसरा महत्वपूर्ण पात्र होता है। तो इसकी एक टेबल इसकी बनी हुई होनी चाहिए आपको, जो लास्ट टाइम में भी आप एक बार देख के चले जाओ ना। इसे सुंदर सी टेबल बना लो जिसमें सारी चीज़ें एक साथ ही हो, जो परीक्षा के 2 दिन पहले देखने में आपके लिए सहायक हो, ठीक है। अगला है 14 नंबर का, प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता इति उदाहरणम अस्ति, है ना। देखो ऐसा है कि ये छंद का मामला है। क्या है? छंद का मामला है। और मैंने छंद की क्लास में आपको कहा था कि छंद के मामले में और संज्ञा प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, ये बड़े ही सदे हुए टॉपिक हैं। यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से गलत हो गया तो फिर तो पिछड़ जाएंगे अपन। तो यहाँ से अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। छंदों में तो मैंने ये कहा था कि आप पलक झपकते ही आंसर देने की स्थिति में होंगे, पलक झपकने से टाइम लगेगा ही नहीं। ये एक लाइन अगर 4 लाइन होती है ना यहाँ पर, तो भी आपको पलक झपके इतना ही टाइम लगता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास प्रश्न है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्णों को गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण आते ही मेरे तो दिमाग में एक ही बात आ रही है कि या तो ये वंशस्थ है, या द्रुत विलंबित है, या भुजंग पर्यायतम है ना। तीनों में से एक है ये, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये आ रही है कि मैं देख लूँ यार भुजंग पर्यायतम है क्या ना। तो भुजंग पर्यायतम में क्या है ना, चतुर्भी एकारई ना। तो यगण, देखो इसमें यगण का मतलब मैंने आपको उसमें बताया था, जो मेरा छंद का वीडियो था उसमें था यगण का मतलब ये माता। क्या था? ये माता यगण का मतलब है। यगण से क्या मतलब है, ये सही है अब आपके लिए, यह माता।
इसमें ये मात्रा है क्या, ये माँ, ये ता नहीं है भाई, है ना, लघु है, तो इसका मतलब ये भुजंग प्रियातम नहीं होगा। उसके बाद हम द्रुत विलंबितम देख लेते हैं, उसमें क्या नभौ भरऊ है, नभौ भरऊ। तो अभी तो लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये तो याद है इसलिए पलक झपकना इतना टाइम ही नहीं लगेगा। इसमें नगण है, नगण में क्या होता है, नस्ल होता है, तो नय ये शय नहीं है भाई, ये दीर्घ है ना, तो ये नस्ल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दोनों ही नहीं है। अब तीसरा वंशज देख लेता हूँ, तो वंशज में क्या आ जाता हूँ, तो है ना, उदीरितम जरऊ है ना, तो ये इसमें जगन आता है। और मेरे लिए जगन का मतलब क्या, आज से जगन का मेरे लिए मतलब होता है, क्या होता है, जबान, जबान ही होता है ना। मेरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से बताया गया है। अब मैं देख लीजिए इसमें जबान है क्या, तो जय भा और न, ये जबान है ना इसमें, इसका मतलब ये वंशस्थ है ना। तो आपको इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, आपको तो पलक झपकने से पहले छंद का आंसर देने की स्थिति में होंगे अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो, ठीक है। शकुंतला गर्भे दुष्यंत से तेज अस्ति एतत् सूचना कण्वम, कण्वम क्या दत्तवान, कण्व को किसने दी थी ये सूचना। देखो आपको पता है कि महर्षि कण्व हैं, वो शकुंतला के भावी जीवन की खुशियों के लिए ना, उसके गृह दोष वगैरह समाप्त हो जाएं और भावी जीवन बड़ा सुखमय हो, इसके लिए वो सोमतीर्थ हैं, वहाँ पर जाते हैं सोमतीर्थ। और जब वापस आके लौटते हैं तो उनको पता लगता है कि दुष्यंत शकुंतला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। ऐसी कहानी आपने पढ़ी होगी। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट नाटक है। जब विलियम जेम्स ने, है ना, विलियम जेम्स ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो दुनिया की आंखें चमकित रह गई कि ऐसा सुंदर अद्भुत वर्णन कोई कैसे कर सकता है। और बड़ी जिसने की है महाकवि कालिदास ने, बड़ा ही अद्भुत कवि है ना, ऐसा लोगों ने कहा। बड़े आनंदित हो गए, रस में डूब गई दुनिया, है ना। तो ये नाटक है, आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि महाकवि कालिदास ने इस नाटक में उस जमाने की हर बात को बताया है ना। और आपको पता है कि ये एक भावना प्रधान नाटक है। अगर पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम कैसा नाटक है, तो ये क्या भावना प्रधान नाटक है। भावना कहाँ से आती है, देखो ये भावना प्रधान नाटक, भाव प्रधान भी कह सकते हो ना, भाव प्रधान। और भाव प्रधान, भाव का सोर्स क्या है, भाव का सोर्स है प्रणय। भाव का सोर्स क्या है, प्रणय। प्रणय का मतलब प्रेम व्यापार है ना। तो शकुंतला का जो प्रेम है ना, वो ह्यूमन लव का, मानवीय प्रेम की पराकाष्ठा है, क्लाइमेक्स है वो, है ना। ऐसा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा कि वो पेड़ पौधों को, है ना, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को पानी पिलाने से पहले खुद पानी नहीं पीती थी, है ना। उसको लाख श्रृंगार चेष्टा की मन में इच्छा होते हुए भी वो किसी भी फूल की पत्ती तक नहीं तोड़ती थी अपने बालों को सजाने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से चेतन और अचेतन सारे तत्वों के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा आस्था थी, बड़ा प्रेम था ना शकुंतला का। तो इस प्रकार की शकुंतला जो आज ससुराल जा रही है उसको सब अनुमति दें, ऐसे कण्व कहते हैं। तो ये जो प्रेम है ना प्रकृति के प्रति, ये आदर्श प्रेम है। शकुंतला क्या है, आदर्श प्रेम है। ये प्रेम, इस प्रकार के प्रेम को देख करके और लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं कि कितना अच्छा वर्णन किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा प्रेम जो आप समझते हो, वो प्रेम तो वो तो वासना का रूप है ना। देखते ही कहा कि लब्धम नेत्र निर्वाणम, शकुंतला के पर नजर पड़ते ही दुष्यंत के मुंह से निकला नेत्र निर्वाणम लब्धम, ना, मोक्ष मिल गया आंखों को। तो ये तो प्रेम कहाँ हो जाता है, ठीक है। अहो मधुरमाशाम दर्शनम, ऐसा कहा था ना कि बसंत ऋतु का मीठे मधुर महीनों के दर्शन हो गए, ऐसे उक्ति निकली थी इस दुष्यंत के मुख से। उसके बाद में कालिदास ने बड़ी चतुरता से, बड़े ही अपने कौशल से ये दिखा दिया दुनिया को कि उस समय के राजा कैसे थे। उस समय का राजा ने अपने पावर का मिसयूज किया था। कैसे, क्योंकि राजा का काम था जन कल्याण में अपनी पूरी एनर्जी लगा देना, लेकिन राजा जी तो वहाँ आश्रम में आकर के और सुंदर कन्या के साथ में प्रेम व्यापार करके प्रेग्नेंट करके फिर चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी। तो अब लोगों को समझ में नहीं आई होगी उस समय, लेकिन कालिदास ने शब्दों ही शब्दों में उस समय के राजा के जो चरित्र थे उसको दिखा दिया लोगों को। सामान्य तो ये देखा है कि दुर्वासा ऋषि है, वो उनका जो देखते हैं अपन श्राप देते हैं, तो सामान्यतः ऋषि मुनियों का शांत स्वभाव होता है, वो लोगों के कल्याण की भावना रखते हैं ना। लेकिन उन्होंने एक निर्दोष बालिका को बिना किसी कारण के, बिना उस कारण जाने और श्राप दे दिया। तो
उन्होंने ऋषि मुनि का जो उस समय का जो अहंकारी रूप था वो भी दिखा दिया महाकवि कालिदास ने। तो बड़ा ही हर चीज़ का समाज क्या साहित्य समाज का दर्पण है, और उस समय का समाज कैसा था वो सब महाकवि कालिदास ने दिखा दिया। बड़ा आनंद महसूस होता है हर तरीके से, है ना। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरम नाटक है, जीवन में जरूर पढ़ना है इसको, पूरे मन से पढ़ना। अब अपने परीक्षा में क्या आ सकता है, परीक्षा में यह आ सकता है कि जब कर्ण वहाँ सोमतीर्थ से महर्षि कर्ण व सोमतीर्थ से लौट करके आए तो उनको किसने बताया ना, अनुसुईया प्रेमवदा ने बताया होगा, वेखानस ने बताया होगा, उन्होंने अपने तपोबल से ये जाना होगा, या फिर अशरीरिणी वाक शक्ति। तो इनमें से एक, ये देखो मैंने मन से नहीं बनाए प्रश्न, ये आए हुए हैं ना, किसी न किसी स्टेट में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको अप्रोच मिल जाए, आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ तो रहे हैं तो थोड़ी इन चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे, साथ में उसी पेज पर ये चीज़ें भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी है ना वो बड़ी सांगोपांग हो जाएगी, पूरी एक समन्वित तैयारी हो जाएगी। फिर आप चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, कहीं ना कहीं मामला फिट हो ही जाएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को देखो तो इस अप्रोच के साथ पढ़ो कि हाँ मैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा हूँ, मुझे ये भी देखना है कि ये सब चीज़ें कहाँ किसके मुख से। देखो क्या होता है कि जब बजट भाषण होता है तो उसमें हमारे वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो बात बोल देते हैं ना, वो यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग की जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न बन जाता है, कई बार बना है, वो वैसा का वैसा प्रश्न बना के दे देते हैं। तो वहाँ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके मुख से निकली हुई बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हो, दुष्यंत ने जो कहा है, शकुंतला ने जो कहा है, महर्षि कण्व ने जो कहा है, वो महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनके मुख से निकली हुई बात तो आपको सब याद होनी चाहिए ना, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। तो ये इस तरीके से कंपोजिट तैयारी होनी चाहिए आपकी। वृहत्रयी इत्यत्र के ग्रंथ, वृहत्रयी में कौन से ग्रंथ, देखो ये लघुत्रयी है, वृहत्रयी है, एक है प्रस्थानत्रयी, है ना। आरएस मुख्य परीक्षा में आया था लास्ट टाइम कि प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। शिक्षिका श्यामपट्टे विद्या प्लस आलय, है ना, विद्या धन आलय है, ये लिख करके और पढ़ाता है। तो कौन से शिक्षण सूत्र को वो फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप जानते हो आगमन से निगमन की ओर। तो आप आगमन, अभी तक यही पूछा है कि पहले उदाहरण फिर नियमीकरण, ऐसा अगर पढ़ाता तो कौन सा शिक्षण सूत्र है, तो आपने सबने अब तक जवाब दिया है। लेकिन वो ये नहीं कहकर ये दे देना, ऐसा ही कुछ और उदाहरण दे दे, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ना अपन ने तो क्या किया है, अपन ने तो ये सोचा है कि अपन जो पीछे के प्रश्न आए उनसे एक कदम आगे बढ़े, तो कैसे किस तरीके से तैयारी करें। तो ऐसा आ जाए तो भी आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये एक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ये स्थापित उदाहरण है ना, ऐसे उदाहरण आपको मन में सोचने होंगे कि अगर ऐसा ऐसा आ गया, और इस एक के प्रति नहीं, ये सारे शिक्षण सूत्रों के प्रति ऐसे डायनेमिक थिंकिंग आपको बनानी होगी, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है ना। उसके बाद में अदेंग गुण है ना, अदेंग गुण इति सूत्रम व्याख्यान विधिया शिक्षक अनेन प्रकारेण पाठयति अत एंग संगीनो गुण इति संज्ञा। तो व्याख्यान का प्रकार, जब व्याख्यान कौशल पढ़ेंगे ना तो अपन ये सब जानेंगे। पदच्छेद है, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, ये उसके प्रकार हैं 6। तो उनमें से कौन सा प्रकार है, तो ये आपको व्याख्यान कौशल आपके सिलेबस में भी है, सेकंड ग्रेड में आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। मैं मेरा प्रयास करूंगा ये आपको व्याख्यान कौशल में ये सारी चीज़ बताने की, आप भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार का कोई डायनेमिक प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि ये पदच्छेद है कि पदार्थोक्ति है कि विग्रह की वाक्य योजना है। थोड़ी सी मैं आपको अप्रोच देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप व्याख्यान कौशल को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऊपरी नहीं, थोड़ा अंदर से जाकर के भी आपको ये देखना है। पाठे शिक्षक लट लकारा उद्बोधनम कार्यति छात्राणाम कृते कस्य उद्देश्य से पूर्ति भवति। अगर आप लट लकार बता रहे हो छात्रों को तो आपको ये देखो कि कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है ना। यहाँ से प्रश्न देखो आता है, अपन पाठ योजना बनाते हैं ना, तो पाठ योजना पहले मापनीय उद्देश्य लिखते हैं, फिर अमापनीय उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ अब तक तो ये प्रश्न आया कि इसमें से कौन सा मापनीय उद्देश्य है, कौन सा अमापनीय है, कि कौन से क्या है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा ठीक सा प्रश्न आ गया, एक बार 2003 में थर्ड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, काफ़ी सालों के बाद में एक बड़ा आयोजन हुआ था परीक्षा का, उसमें आया था ये ना, ऐसा ही कोई लाइन आई थी और उसमें पूछा था कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो आपको मैंने तो वहाँ से देख करके ये सोचा कि अपने वाले बच्चों में आ जाए ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे ना।
तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि कब अवबोध होता है, कब ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, कब अभिवृत्त्यात्मक होता है, कब मापनीय होता है। ये मेरा जो शिक्षण विधियों का चैप्टर है उसमें मैंने बता रखा है, सामान्य जानकारी दी थी। एक चैप्टर मैंने कहा था कि एक क्लास इसकी और लूँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि किन किन परिस्थितियों में ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, किन किन स्थितियों में अवबोध की होती है ना, ये सब बता दूंगा आपको। आचार्य है विद्यालय प्रांगणे वसुदेव कुटुंबकम पंक्तिम स्पष्टयति अत्र विशिष्ट उद्देश्य मस्ती। आपकी असेंबली में प्रार्थना स्थल पर आचार्य जी ने, हेडमास्टर जी ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम और इसका पूरा व्याख्यान दिया, तो उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य था ना, ऐसे ही थोड़ी कहा है। तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है ना, तो आप इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ऐसे ऐसे अगर डायनेमिक प्रश्न आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है। मृच्छकटिकम इति शब्द का संधि अस्ति, ये तो आप जानते हो, थोड़ा सा ठीक सा डायनेमिक उदाहरण है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। उत्तर रामचरित नाटक वासंतिका, देखो उत्तर रामचरित नाटक है, आप नाटक, नाट्यकार, उसके पात्र, कितने अंक है, कौन से अंक में कौन सी कहानी है, कौन सा रस है, ये तो पढ़ते ही हो। थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा इस बार आपको, थोड़ा सा डीपली देखो कि मुख्य मुख्य पात्र कौन है ना। इसमें उत्तर रामचरित में जैसे तमसा मुरला है, उनका क्या रोल है, वो क्या है ना। तापसी, आत्रेयी है ना, ये कौन है, वासंती कौन है, ये थोड़ा इसकी जानकारी लो आप, है ना। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा आएगा ही, लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर सेटर डायनेमिक बन गया और क्योंकि उनकी तो उत्तर रामचरित्र अच्छे से पढ़ी हुई है, वो तो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, तो वो हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि वासंती कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे, नदी देवता बताओगे कि सीता की सखी बताओगे कि वन देवता बताओगे, क्या बताओगे, है ना। ये आपको तय करना है। तो आप पढ़ तो रहे हो, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दो ना। तमसा मुरला जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, इनकी जानकारी आप रखो, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा इसमें वजन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें उलझ जाओगे, सामान्य जानकारी है, बस पढ़ने के तरीके होने चाहिए। मैं तो एक अप्रोच दे रहा हूँ आपको कि अपनी अप्रोच को इस तरीके से बढ़ाओ। टाइम आपको उतना ही लग रहा है, चीज़ों को पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ोगे आप, आपके सामने भी आएंगे, लेकिन आप पिकअप नहीं करते क्योंकि आपके पास अप्रोच नहीं है। अभी तो आपके पास यही अप्रोच है, नाटक, कितने अंक, कौन सा रस, कौन नायिका, कौन विदूषक, क्या, ये सब पढ़ते हो आप। ये चीज़ें भी आपके सामने आती हैं ना, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि अप्रोच नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में नोट्स बनाओ ताकि कॉलेज लेक्चर की एग्जाम दो तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। विक्रमो और वर्ष्यम काव्य से विधा अस्ति, है ना। आप सब जानते हो कि ये त्रोटक होता है, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचा आपने कि इसको त्रोटक क्यों कहते हैं ना, ये भी तो विचार करना चाहिए ना। लॉजिकल थिंकिंग, देखो मेरा तो यही उद्देश्य है कि जब तक आपकी सोच लॉजिकल नहीं होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड नहीं होगी, और समझ एकदम अच्छी हो जाएगी ना, तो चीज़ें याद बहुत रहती हैं। समझ होती है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो आप इसको देखना कि त्रोटक क्या होता है। ठीक है, मैं साहित्य पढ़ाऊँगा, साहित्य क्लास में ये सब डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ आपको, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप केवल अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को यहाँ तक ही सीमित मत रखो कि हाँ ये त्रोटक होता है। मैं कह रहा हूँ कि एक कदम आगे बढ़ो और इसको देखो कि ये इसकी परिभाषा क्या है, इसको त्रोटक क्यों कहते हैं ना। तो जिसमें 5 अंक और 5 अंकों में विदूषक उपस्थित है ना, तो वो त्रोटक हो जाता है। ऐसी सामान्य सी जानकारी आपको रखनी है ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। स्त्री नाम प्रथमम प्रणय वचनम किम, है ना, मेघदूत से लिया हुआ है। आप जानते हैं मेघदूत की सूक्तियाँ है ना, वो तो आप बिल्कुल तैयार कर ही लो, उसमें तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा सूक्तियाँ नहीं है, कम है, लेकिन वो बहुत जीवन में बड़े आदर्श हैं उनके सूक्तियों के, तो वहाँ से प्रश्न आएगा, कई बार आया है। और आप देखो इसमें कहा कि स्त्रियों का प्रथम प्रणय वचन क्या है ना, वो मेघदूत के, उसमें मेघदूत में मेघ के साथ जब बातें होती है ना यक्ष की, तब ये सब बातें चलती हैं। बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए भी। और आप इन सूक्तियों में क्या क्या कहा, किसके लिए कहा, किसको क्या उपमा दी गई है, ये सब बातें आपको हर हाल में याद रखनी है। कहीं भी आपको इसमें अब छोड़ना नहीं है इसको, है ना। तो क्या हो सकता है, विभ्रम प्रदर्शनम। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से तैयारी करो, क्योंकि आप सूक्तियाँ पढ़ेंगे लेकिन उस टाइम आप इन चीज़ों को स्किप कर जाएंगे। लेकिन इस बार आपको हर एक चीज़ पर ध्यान दें, सूक्ति में कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसके लिए किस शब्द का उपमा का यूज़ किया, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। शांता अनुकूल पवनस्थ शिवस्थ पंथा केन उत्तम, भाई आपकी जो पवन है वो शांत हो और आपके अनुकूल हो और आपके रास्ते हो वो कल्याणकारी हो। ये जब शकुंतला अपने ससुराल जा रही थी तो किसने कहा
है ना, रास्ता कल्याणकारी हो, पवन आपके लिए फेवरेबल हो, है ना, ये किसने कहा? तो ये महत्वपूर्ण पात्र है जिसने ये बात कही है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पढ़ना आपको इसी तरीके से, अपनी सोच को इतना ब्रॉड बना लो यार, इतना टाइम है आपके पास, थोड़ा प्रयास मैं करूँगा, थोड़ा उधर से आएगा प्रयास, तो मिल करके कर लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन आधी अधूरी तैयारी करने से फिर फायदा नहीं होता। हर बार आधी अधूरी तैयारी करके, बिखरी हुई सी तैयारी करके, और फिर अपन परीक्षा में जाते हैं तो मन भी थोड़ा ख़राब सा रहता है, परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं आते, दोबारा एग्जाम देते हैं तब भी नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। तो क्यों नहीं इस बार अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी अपने पास, है ना। महीयांश प्रकृत्या मित भाषण कुतः उद्धृत है, ये कहा गया कि महापुरुष हैं वो स्वभाव से ही, है ना, बहुत कम बोलते हैं। तो ये कहाँ से ली गई? बहुत अच्छी सूक्ति हैं। आप यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ हैं ना, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से ली गई है। इतना थोड़ा सा डिटेल नोट आपके पास होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ ये सूक्ति इस महाकाव्य से ली गई है। ये से कोई नहीं पूछेगा कौन से अंक में है, कितने नंबर के श्लोक में है, वो तो फिर उलझुल बातें हो जाती हैं। अगर कई श्लोक नंबर याद कर लो, अंक याद कर लो, वो तो आलतू फालतू की बातें हैं, लेकिन महाकाव्य कौन सा है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सब के उत्तरों के बारे में अपन बात करेंगे। अभी तो एक अप्रोच लो आप, है ना, इस बार कल से जो किताब पढ़ोगे तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप पढ़ोगे, स्किप नहीं करोगे चीज़ों को। विदुषकम स्त्रीपात्रंश, विदुषक और स्त्रीपात्र रहित नाटक आप सब जानते हो, ये तो मुद्रा राक्षस है। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इस श्लोक में अधिगुण कौन है? उसने कहा था ना यक्ष ने कि आप मेरा संदेश है, मेरा प्रेम जो पत्र है वो लेकर के मेरी जो नायिका है उसके पास जाओ, क्योंकि एक श्रेष्ठ आदमी से जो याचना की जाती है ना वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो सफल ना हो। अगर आपके सामने वाला श्रेष्ठ आदमी है और वो मना कर दे आपको तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर नीच आदमी से आपने कोई मदद मांग ली और वो पूरी भी हो गई तो भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि नीच तो नीच होता है। बहुत शानदार बात है कही गई है यार, जीवन में अगर अपन यूज़ करते हैं ना तो ऐसा अनुभव होता है कि हाँ मेघदूत ने, महाकवि कालिदास ने उस ज़माने में बहुत सही कहा था, ऐसा मेरा अनुभव किया हुआ है ना। कभी कभी नीच आदमी से काम पड़ जाता है और खुश हो जाते हैं यार इसने अपना काम कर दिया, लेकिन वो फिर परेशान जो करता है ना, जो जीवन में दुख देता है ना, वो और देता है वो इसलिए वो नीच है ना। और इसलिए ये महाकवि कालिदास का जीवन का अनुभव है, और ना मानव स्वभाव कोई बदलता नहीं है। तो आप हमेशा ये वही तो बात है ना कि संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो याचना भी किसी से करनी हो तो वो श्रेष्ठ आदमी होना चाहिए, है ना। अगर वो मना भी कर दे तो ठीक है तो श्रेष्ठ। किसने अधिगुण कौन है इसमें? कुबेर है, यक्ष है, मेघ है ना। तो वो अधिगुण मेघ ही होगा, क्योंकि मेघ से याचना की जा रही है। उसको कह रहा है कि यार तू श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ है, अच्छा आदमी है, आपसे मैं मांग रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, निष्फल होगी तो ही मुझे कोई धोखा नहीं है, क्योंकि नीच से नहीं मांगूंगा। नीच तो बेकार आदमी होता है, वो तो अच्छा नहीं है ना। बड़ा मजा आता है जीवन में। जिसने मेघदूत पढ़ लिया, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ ली, और कादम्बरी में और नहीं तो सुखनासोपदेश पढ़ लिया ना, तो जीवन सफल होगा मेरे हिसाब से। तो या तेक तो अस्त शीक्रम पतिरोषधि नाम इत्यत्र पतिरोषधि नाम पद से प्रयोग है। देखो यार तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। परीक्षा का पता नहीं होता है ना, परीक्षक का पता नहीं होता, वो पेपर सेटर में, क्योंकि उसके पेपर सेटर ऐसा डायनेमिक बन सकता है, उसका हक है, पूरा अधिकार है ये प्रश्न देने का। ये आया हुआ प्रश्न है ना, आप मेरे से कभी पूछेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, किसी न किसी स्टेट में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं ना। तो तुम हर बार ये मत सोचो कि वही शब्द रूप धातु रूप कितने अंक है, कौन सा अंक है, कौन नायक है, कौन विदूषक है। आगे 5 प्रश्न एक्स्ट्रा तो हम क्या करेंगे ना उसके लिए, और इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी करना है, वही तो पढ़ना है, उसी में तो देखना है। तो वो ये बात कब चल रही थी, वो जब वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो सूर्योदय हो रहा है, एक तरफ चंद्रमागास्त हो रहा है ना, तो वो प्रतीकात्मक रूप से कहना ये चाह रहे हैं कि अब शकुंतला का है वो अच्छे दिनों की तो समाप्ति है और बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि दुर्वासा का श्राप है वो असर दिखाना शुरू कर देता है। तब उन्होंने इस सिंबॉलिक जो है ये बातें लिखी थी। तो इसमें कह रहा है कि पतिरोषधि नाम क्या है ना, शानदार बात है यार। इससे ये नॉलेज होना चाहिए अपने को, पढ़े तो कम से कम पेपर सेटर को भी लगे कि यार बच्चे ने पढ़ा है, दम है बच्चे में ना। ऐसा अगर पढ़ लेते हो आप तो कौन रोकेगा आपको, कॉलेज लेक्चर में कोई नहीं रोकेगा। फर्स्ट ग्रेड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड का तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, पढ़ना ही तो है। इन चीज़ों में तो पढ़ने में मजा आएगा आपको। तो ये किसके लिए है ना, चंद्रमसे, सूर्याय, विश्वामित्राय, कण्वा, या बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर ढूंढ लोगे इसके, ढूंढना आपको ही पड़ेगा अभी तो फिलहाल तो।
समुचितम युगम अस्ति है ना, आप पढ़ते हो दीपशिखा कौन है, दमयंती है क्या, नहीं है, इंदुमती है ना। वो कहता है कि संचारिणी दीपशिखे है ना, रात्रो यम यम व्यतीता है, ऐसा इस तरीके का वो श्लोक है ना। तो इंदुमती ये हो गई, एक कृशांग यष्टि भी है, एक तन्वी श्यामा भी है, एक सनंत गात्री भी है ना, ये इनकी उपमा है, इनकी उपमा है। आप मेरे से उत्तर चाहो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अप्रोच बनाओ। आपने ये सब पढ़ा है, लेकिन ये सब शब्द आपके सामने आए हैं, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आपको अब ध्यान देना होगा, है ना। तो इस तरीके का प्रश्न आए तो आप तैयार रहो इसके लिए। और जो आपके महत्वपूर्ण महाकाव्य और नाटक हैं, उनकी नायिका हैं, इनके उपनाम है, अगर कोई उनको प्यार से अगर बोलते हैं कोई दूसरे नाम से, तो वो प्यार वाला नाम भी आपको याद हो, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे। चिंता मत करो, कुछ प्रयास मैं करूँगा, कुछ आप करना, मिलकर के बहुत डिटेल नोट्स बनाएंगे ना। मैंने वादा किया था कि मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ाऊँगा आपको, और मेरे संज्ञा प्रकरण पढ़ाने के बाद में आपके आज तक की परीक्षा में आए सारे प्रश्न का उत्तर इसमें होगा। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर उठा लेना, उसमें अगर कोई संज्ञा प्रकरण का ऐसा प्रश्न आया जो मेरे वीडियो में नहीं है, तो फिर मुझे बताना, फिर तो बात सोच विचारनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। इस बार अपन सारा सिलेबस कर लेंगे, तो ये सब डिटेल से चीज़ें आपके रजिस्टर में आने वाली हैं। इन चीज़ों को अगर एक तारतम्यता से लिंक करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी आपको, है ना। अगर आप 5 बातें सीखते हो, कितने अंक हैं, कौन नायक है, नायिका, रस, 5 फैक्ट याद करते हो, तो वो कैसे याद रहेंगे। उन फैक्ट के साथ में थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी होंगी, तो वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। स्वयं पाठी छात्रा नाम कृते को उपागम उपयुक्त है। जो स्वयं पाठी छात्र होते हैं ना, आप जानते हो, उनके लिए उपागम तो ये निदात्मात्मक होता है, संग्रंथ होगा, उपागमो, संप्रेषण उपागमो, है ना। ये उपागम है, आपके थोड़े शिक्षण विधियों में इनका डिटेल से पढ़ेंगे अपन, है ना। इनसे इनके भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो अपन इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि रेगुलर स्टूडेंट होता है, स्वयं पाठी होता है, तो उससे संबंधित 4 बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात मुद्दा इसका है ना, आप इन चीज़ों को साथ में लेकर चलो कि मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा ही, लेकिन जो किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी तो जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कुछ बताया होगा। तो ये बातें इनको अपन पढ़ेंगे, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। परिभाषा के माध्यम से विषय वस्तु को पढ़ाता है। छात्र कम उद्देश्य में प्राप्त बनती है। आप साइंस में, आप विज्ञान में परिभाषा बोलते हो, या संस्कृत में कोई परिभाषा बोलते हो, तो कोई न कोई तो उद्देश्य की पूर्ति होती है ना, चाहे वो अवबोध हो या फिर ज्ञानात्मक हो, अभिरुचात्मक हो या सर्वेशाम। तो ये चीज़ें भाई ध्यान में रखो। आप ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कई बार परीक्षा में, और इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। केवल अवबोध, ज्ञानात्मक, ये टाइटल है, ये शीर्षक है, यहाँ तक काम नहीं चलेगा। अपन इनको देखेंगे किस तरीके का मामला होगा, क्या स्थिति में ज्ञानात्मक होगी, कि कौन सी स्थिति में अवबोध होगा, है ना। शकुंतला के पुत्रोत्पत्ति है ना, बच्चे का उसका जन्म कहाँ होता है, तो मारीच ऋषि के आश्रम में है, ऐसा तो आप जानते हो सब। अहो मधुरमाशाम दर्शनम कम दृष्टवा दुष्यंत उक्तवान, कि ओहो अरे देखते ही पहली नज़र में उसने कहा कि वसंत ऋतु का जो रमणीय है, जो मनमोहक महीना होता है, उसके दर्शन हो गए ना। तो वहाँ पर वसंत ऋतु नहीं थी, नहीं वो खिले हुए फूलों वाला मौसम था ना, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कहा है। तो किसके लिए कहा, शकुंतला के लिए। तो ये दुष्यंत उस समय का प्रधानमंत्री है, ये जो बात बोलता है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए ना। थोड़ी थोड़ी बातें अपन इस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा अपनी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना। चाहे परीक्षा का रिजल्ट कैसा ही हो, लेकिन इस तरीके से तैयारी कर लोगे तो आपकी आत्मा आपको चुन लेगी, है ना। आपकी आत्मा आपका वर्ण कर लेगी कि हाँ तू योग्य आदमी है, तेरे को इसका फल मिलना ही चाहिए। फिर धनुर्वेद किसका उपयोग है, ये तो आप जानते हो। दीपशिखा कौन है ना, इंदुमती है। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस भी है अपनी, और दीपशिखा इंदुमती भी है। तो हमारी जो दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस है, इस पर भी थोड़ी दया दृष्टि रखना मित्रों। थोड़ा शेयर करते रहना अगर अच्छा लगे तो, और लाइक करना। कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ अगर आप लिख सको तो लिखो, क्योंकि आपकी एक नकारात्मक बात है ना, वो आपके छोटे भाई जो 12 महीने बाद में, 2 साल बाद में इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, उनके लिए बड़ी सहायक होगी, है ना। आपके नेगेटिव चीज़ों को देख करके भी हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव से हमें एनर्जी मिलती है। आप तो विश्लेषक हो, आप तो परीक्षा में बैठने वाले हो, तो हर चीज़ को बड़े अच्छे और बुरे विवेक से देखते हो ना। तो आप अपने विवेक से थोड़ा इसमें कमेंट वमेंट करते रहें। आपकी ये आपसे भावनात्मक अपील है आपसे, अगर आप मानते हो हमारी बात को तो, है ना। चारुदत्त सेवक है। चारुदत्त का सेवक कौन है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है ना। जैसे विदूषक होता है, वैसे चारुदत्त का सेवक है। ये सब
मृच्छकटिकम के पात्र है ना, बड़े अच्छे पात्र है ना, उनके बारे में थोड़ी डिटेल नोट आपके पास होना चाहिए। तो धूतक इसका सेवक है, बाकी पात्र भी है उनके बारे में है ना। बात यहाँ तक सीमित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल गया, मैं रट लेता हूँ। ये मुद्दा नहीं है भाई मेरा, तो मेरा मुद्दा है कि अगर ये है तो इसके भी इस प्रकार के 5-7 चीज़ें और हैं, वो भी आप तैयार करो ताकि कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। पुनः प्रविशंति का शब्द शक्ति, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ो, इसका तो कोई मुद्दा नहीं है, आया हुआ है किसी परीक्षा में लेकिन आपका नहीं है। गद्य कवि नाम निक्षम वदंती है ना, केन उक्तम, ये गद्य कवियों की कसौटी है ना। समीक्षकों ने कहा कि पद्य तो कोई भी बना देता है, यति गति है ना, सहस्वर वाचन से बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन गद्य लिखना सामान्य बात नहीं है। जो गद्य लिख देता है वो पारंगत कवि है, ये क्योंकि गद्य कवियों की कसौटी है ना। किसने कहा, तो आप प्रयास करना किसने कहा, थोड़ा देखना बुक्स में है ना, बाकी मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। प्रश्न इसलिए बनाया कि आज तक हम पढ़ सुनते ही आ रहे हैं, कभी विचार नहीं किया यार कहा किसने, है ना। ऐसे लॉजिकल थिंकिंग क्यों नहीं करते अपन, है ना। आईएएस की तैयारी करते हैं वो बच्चे, सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, कैसे क्यों कब कहाँ, इनके जवाब अगर ढूंढने लग गए ना आप, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक उरुभंगम है ना, लास्ट में सब रोते रह जाते हैं, तो वही दुखांत है। बहुत एक ही नाटक है शायद संस्कृत साहित्य में दुखांत नाटक, और कोई हो तो मुझे बताना। उरुभंगम ही ऐसा ही था ना, जैसे तेरे नाम फिल्म और उरुभंगम नाटक दोनों सेम है। वो एक ऐसी फिल्म है जो लास्ट में दुखांत मतलब इस ट्रेजेडी के रूप में समाप्त होती है, और तो सारी फिल्मों में हीरो हीरोइन मिल ही जाते हैं तमाम परेशानियाँ सहन करने के बाद में, है ना। ये मेरे ज़माने की फिल्मों में होता था, आजकल तो फिल्मों में अलग सी स्टोरियाँ होती हैं, ठीक है। मैत्रेय विदुष को अस्ति, मैत्रेय विदुष किस में है भाई, ये तो आप टेबल बनाने वाले हैं, आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकरण में नायक होता है, थोड़ा ये ध्यान देना भाई, नायक रस है ना, रस का स्वभाव, ये थोड़ा डिटेल से जानकारी लेना आप, है ना, कि प्रकरण में नायक होता है तो कैसा होता है, नाटक में नायक कैसा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इन पर, इनकी एक लिस्ट बना लेना आप, थोड़ा इनको समझना। धीर ललित क्या होता है, धीर प्रशांत क्या होता है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा था आपको बाह्य प्रयत्न, तो मैंने जब परीक्षा दी थी तो मेरे को पता नहीं था विवाह समास घोष क्या होता है, लेकिन अब मैं पढ़ाने आया तो मेरे पहला प्रश्न यही दिमाग में, यार मैं बच्चों को विवाह समास घोष पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो उस टाइम पता नहीं था, लेकिन अब बच्चों को तो पढ़ाऊँ कि विवाह मुख का खुलना होता है, श्वास मुख का थोड़ा कम खुलना होता है ना, नाद का मतलब होता है ध्वनि का गुंजायमान होना, श्वास का मतलब होता है स्वरतंत्री को झंकृत नहीं करना। ये सब चीज़ें अब मैंने बता रखी हैं वहाँ पर, लेकिन पता होना चाहिए ना। सुकनासोपदेश के अनुसार खल जन प्रिया का लक्ष्मी है ना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। सुकनासोपदेश जरूर पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना आप, प्रश्न तो मिलेंगे आपको 2-3 प्रश्न। मैं तो पेपर सेटर कहता हूँ कि यहाँ से 3-4 प्रश्न आप दो बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ है कितना मानव व्यवहार को परिष्कृत करने वाली है। कहाँ मिलती है यार सुकनासोपदेश, ये तो हमारा संस्कृत साहित्य है, इसको प्रमोट नहीं किया गया। बाकी सुकनासोपदेश में जो बात लिखी गई है, दुनिया में कोई लेखक लिख सकता है, मतलब ही नहीं है, सोच नहीं सकता। वो शब्दों की जो तारतम्यता है ना, आदमी चाह करके भी नहीं बना सकता, जो बाण भट्ट ने बनाई है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, है ना, बहुत सौभाग्य है आपका। पर बात ये है कि आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, थोड़े से मजे की दृष्टि से पढ़ लेना इसको, तो जीवन सफल हो जाए। प्रस्तावना होनी चाहिए भाई, जिज्ञासा उत्पादिका, सौंदर्यानुभूति का, लोकानुरंजनाय, भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदायका। तो प्रस्तावना जिज्ञासा है ना पहला। अब यहाँ पर मैं अनुशासन दे दूँ तो मत कर देना कि प्रस्तावना का पहला उद्देश्य होता है जिज्ञासा पैदा करना, है ना। जो आपका 5वां प्रश्न होता है ना, समस्यात्मक प्रश्न, वो इस टाइप का होता है कि बच्चा सोचता है यार 4 बातें तो मुझे पता थी, 5वीं मुझे क्यों नहीं पता है। और जब बच्चा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि 4 मुझे पता था, मैं 5वीं तो जानूंगा ही जानूंगा, तो वही तो जिज्ञासा है ना। इसलिए तो ये प्रस्तावना होती है। अपन करते नहीं है, सामान्यतः सरकारी स्कूलों में करते नहीं है, कर लें तो लाइफ ने बदल जाए बच्चों की। श्रवण कौशल पूर्त्यर्थम पाठ योजना सोपान है। श्रवण कौशल है ना, किस आदर्श वाचन से होता है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पाठ योजना बताई है आपको, कम से कम आपके 4 या 5 प्रश्न वहाँ से आने वाले हैं। आप पुराने पेपर देख लो, मेरा एक बार वीडियो देख लेना आप, शिक्षण वीडियो में बहुत शानदार है। इसमें क्या है कि आदर्श वाचन है, कौन करता है, शिक्षक करता है। किस कौशल की पूर्ति होती है, श्रवण कौशल की, ठीक है। शिक्षक कक्षायाम अभिनयम कृत्वा पाठयति, क विधिम अनुसरते शिक्षक पाठयति। शिक्षक कक्षा में वो कहता कि उद्याने मयूर नृत्यति, है ना,
तो अब नृत्यति को सिखाने के लिए वो ऐसे तो कहेगा कि भैया नाचने को कहते हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। तो मतलब क्या है, अरे भैया मैं नाचना ये सब क्यों बताऊंगा, मैं नृत्यति में थोड़ा हाथ वगैरह हिला करके बता दूंगा या चार्ट दिखा दूंगा, कोई नृत्यिका नाच रही है ना, तो नायिका नाच रही है तो वो दिखा दूंगा, तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा नाचने को नृत्यति कहते हैं। तो वो कौन सी विधि है, उद्बोधन विधि है ना, उद्बोधन विधि है। बहुत शानदार तरीके से बताई है मैंने वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। पाठोन्मुखीकरणम करणाय शिक्षणे का युक्ति, पाठोन्मुखीकरणम करणाय शिक्षणे का युक्ति, है ना। क्या होता है, उद्देश्य कथन होता है। पाठोन्मुखी, पाठोन्मुखी का मतलब है आज हम ये पढ़ने वाले हैं ना, तो उद्देश्य कथन होता है। श्रवण कौशलम प्रदानाय पाठ योजनाया का युक्ति, वही बात हो गई है। तो अनुवाचन से विशिष्ट उद्देश्य, अनुवाचन जानते हो ना आप, एक बार प्रश्न आया था अनुवाचन कौन करता है, तो शिक्षक नहीं करता, छात्र करता है। तो उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, पठन कौशल संपादनम, अनुप्रयोग संपादनम, श्रवण कौशल संपादनम, उपयुक्त सभी, है ना। पठन कौशल बहुत डिटेल से बताया आपको पाठ योजना में, है ना। एक बार नजर मारना, वीडियो को देखना। काठिन्य निवारण की विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है, वीडियो को देखोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। शिक्षण की प्राचीन विधि, सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है, कोई मुद्दा नहीं है। निबंधात्मक प्रश्नानाम प्रमुख गुण है, देखो प्रश्न कौशल है ना, उसमें से प्रश्न आते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। मैंने पाठ योजना में कई प्रश्नों के बारे में आपसे विचार बताया था मैंने आपको कि कौन कौन से, एक विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं ना, और एक निबंधात्मक होते हैं, और अलग अलग बताए थे मैंने, उसमें देखना आप वीडियो में। कुछ और भी प्रश्न कौशल में बताने वाला हूँ, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, है ना, बच्चा बिल्कुल अपनी पूर्णतः अभिव्यक्ति कर दे, जो मन में उसको वो सारा लिख दे, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। आप थोड़ा इन सारे प्रश्नों के जो टाइटल है ना, उनका आगे से देखना कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बाकी शिक्षण विधियों में इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। शिक्षण प्रक्रियायाम मूल्यांकनम अत्यावश्यकम, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, पाठ्यक्रम श्रेष्ठता वर्धनाय, अधिगम स्तर ज्ञानाय, सुशिक्षणाय, उपयुक्त सभी, है ना। कौन सा हो सकता है, पाठ्यक्रम श्रेष्ठता से तो कोई मतलब नहीं है मूल्यांकन का, है ना, कि पाठ्यक्रम ठीक बना कि नहीं है। अधिगम स्तर जानने के लिए, बच्चे का पूर्णतः अधिगम कितना हुआ है, उसके लिए मूल्यांकन करना होता है उसको। इकाई योजना प्रणेता, इकाई योजना किसकी है, मॉरिसन में देखिए क्या इकाई योजना, हर्बर्ट की, रूसो की, सब मैंने RCM NCERT सब बताया था आपको। NCERT में अदा, प्रक्रिया, पदा, इनपुट आउटपुट, है ना, प्रोसेस, ये सब बताया हुआ आपको पाठ योजना में। मौन वाचन का विशिष्ट उद्देश्य, ये अच्छा है। मौन वाचन कौन करता है, छात्र करते हैं ना। तो अर्थ अवबोधनम, वाचन कौशल संपादनम, स्मृति वर्धनम, है ना। वैसे तीनों ही सही हैं, लेकिन सबसे जो उपयुक्त है वो अर्थ अवबोधनम ये है। आप पाठ योजना की वीडियो में देख सकते हैं क्यों है ये ज्ञातांश है, ज्ञातांश से दृढ़ीकरणाय पाठ योजनायाम कै सोपानम अस्ति, जो आपने याद करवाया हो वो दृढ़, है ना, एकदम कंठस्थ हो जाए बच्चे के। इसके लिए आप क्या करते हैं, तो गृह कार्य करते हैं आप, है ना। गृह कार्य का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वही ज्ञातांश से दृढ़ीकरणम, एक ही बात है। बाकी अभिक्रमिता अनुदर्शन आपको पढ़ाया नहीं है, आप पढ़ा नहीं होगा आपने, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मित्रों ये मैंने कुछ मॉडल प्रश्न बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे। मैंने थोड़ा इन पर मनन किया, विचार किया, अलग अलग स्टेटों के प्रश्न पत्र देखे और उसमें से मुझे कुछ अच्छे डायनेमिक प्रश्न मिले, तो वो उनका संकलन करके आपके सामने लिया है। कुछ मैंने मेरे खुद से बनाए और मेरा तो मकसद ये है कि आपको मैंने एक अप्रोच दी है कि इस अप्रोच से पढ़ो आप, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें वही पढ़ते हो आप, चीज़ें तो वो उतनी पढ़ते हो, लेकिन क्या होता है कि अप्रोच का पता नहीं होता है तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। स्ट्रेस नहीं जाता वहाँ पर कि हाँ ये मेरे को पिकअप करना है ना। स्ट्रेस तब जाता है अपना जब अपने को पता होता है कि हाँ इस तरीके से। अब आप इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बात करो, उत्तर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर जी उत्तर दे दो, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। अरे इन 60 प्रश्नों से कौन सा जीवन सफल हो जाएगा। एक अप्रोच है ना, दिस इज द अप्रोच, है ना, ये आपके लिए एक डायनेमिक अप्रोच है। आप जब भी पढ़ो ना तो देखो कि इन सब अप्रोच से मेरे को चीज़ें निकालनी है, इसमें से एक बार निकाल ली, आपके डायरी में नोट्स आ गया, फिर काम खत्म, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ें एक सांगोपांग, एक समन्वित कंपोजिट चीज़ें होती रहती है, याद बहुत रहती है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती है, लिंक हो जाती है ना, एक जाल सा गुंज जाता है ना, गुच्छा सा, है ना, फिर आप अपने मनोवांछित उत्तर उठा सकते हैं।
बाकी फैक्चुअल चीज़ें हैं ना वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक अच्छी अप्रोच दूं, विगत जो प्रश्न पत्र है ना उससे 2 कदम आगे बढ़ा करके मैंने ये अब आपको दिया है। साहित्य शिक्षण में वो पूरा प्रयास करूंगा कि मैंने जो अप्रोच दिया है वैसा मैटर दूं आपको ना, क्योंकि हमारा क्या अनुभव है थोड़ा, हमने कई परीक्षा दिए हैं, कई पेपर्स देखे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि पेपर सेटर यहाँ से प्रश्न उठा सकता है ना, यहाँ से तो उठा लिया, जो प्रश्न आ गए वो दोबारा क्या उठाएगा ना, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। आप अभी उस अनुभव में नहीं गुजरे हो इसलिए आपको तो आइडिया नहीं लगता, इसलिए वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, है ना। इतना ही फर्क होता है आप मेरे हम में, बाकी आप हमसे भी बेटर हैं, बट वो अनुभव नहीं होने की वजह से चीज़ें थोड़ी स्किप हो जाती हैं। तो वो स्किप नहीं हो इसलिए मैंने आपको ये अप्रोच दिया, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छा लगे। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे मित्रों लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि हर दिन की क्लास आपके सामने होती रहेगी। आप सुझाव भी दे सकते हो कि 2nd ग्रेड का ये चैप्टर पढ़ाओ, 1st ग्रेड का ये चैप्टर पढ़ाओ, है ना, ये सब कुछ कर सकते हो। हम आपस में मिल करके सब करें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं इन 6 महीनों में, है ना। लेकिन वो एक कोऑपरेशन होता है। मेरे वीडियो देख रहे हैं सारे लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उधर से 2 लाइनें भी नहीं लिखी आती है ना, 2 शब्द भी नहीं लिखता कोई। थोड़े से आप समीक्षक भी बनो ना, विद्यार्थी तो हो ही हो, है ना, अभ्यर्थी भी हो, लेकिन समीक्षक भी बनो। अच्छा और बुरा थोड़ा देखो और फिर अच्छा है तो थोड़ा उसकी प्रशंसा करो, बुरा है तो उसका नकारात्मक टिप्पणी लिखो। क्या दिक्कत है, मैं पढ़ूंगा उसका मैं जवाब दूंगा, उसका परिष्करण करूंगा, उसमें सुधार करेंगे। हम आपस में सारे दोस्त मिलकर के तो अच्छा करेंगे ना। अगर नहीं सारे लोगों का कोऑपरेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो अपन बेस्ट स्थिति में कैसे पहुंचेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। हमारा दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज अभी हमारा इनिशिएटिव है जो शुरुआती चरण में ही है। आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, क्वालिटी स्टडी हो, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और निःशुल्क हो ना, निःशुल्क हो, बच्चों के लिए सारी चीज़ें घर बैठे मोबाइल में अवेलेबल हो जाएं, ऐसा प्रयास है। तो आप थोड़ा सहयोग दें, भावनात्मक अपील आपसे, आप शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।